Hello students, so welcome to this LDR session. Students, ये एक शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा फॉर द लास्ट डे रिवीजन ऑन द टू एस्पेक्ट्स जो कि आपको देखने ही है अपने एग्जामिनेशन के लिए, जो कि सबसे लाइकली फॉर December 21 एग्जाम। ये है स्टूडेंट्स आप लोगों का IFSC और दूसरा होगा ऑफ द टनेज टैक्सेशन स्कीम। तो ये दो एंगल जल्दी से एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे थे स्टूडेंट्स। लेट्स हैव अ लुक टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो IFSC एंड टनेज टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स अगर मैं ये बात रखूं तो दो चीजें होंगी स्टूडेंट्स। एक तो होगा द इंसेंटिव जो इन्वेस्टर्स के लिए जिसने इन्वेस्टमेंट किया है इन द सिक्योरिटीज और द बॉन्ड्स विच आर लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन द IFSC, ये पहला उनके लिए है। और जो दूसरा है स्टूडेंट्स incentives which is in respect of the units which are situated in the IFSC, जो यूनिट IFSC में सिचुएटेड है उनके लिए। तो उसी आधार पे ये जो भी IFSC के प्रोविजंस है उसको हमें स्प्लिट करके क्या है एक बार जल्दी से रिवाइज करना है, क्लोज करना है। लेट्स स्टार्ट। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे पहले वाले पर्टिकुलर पॉइंट में तो STT तो लगता नहीं है IFSC में। तो अगर मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ सिक्योरिटीज में वहां पे इन विच इज लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC, तो उसमें STT नहीं लगता। तो ये तो चलो ठीक है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है ये दो सेक्शन है 112A और 111A, क्योंकि इन दोनों सेक्शन में अगर आपको आना है तो उसका एक प्री कंडीशन है और वो क्या है STT पे करना। लेकिन अगर IFSC में अगर कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है तो वहां तो STT लगता नहीं है। तो तब भी क्या मैं 112A या 111A के प्रोविजन को इन्वोक कर सकता हूँ? एंड आंसर इज यस। तो ये आई थिंक एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस पार्ट। जस्ट आप लोग बस एक जल्दी से क्विक रिवीजन था ये चीज के लिए। 47(7)A भी स्टूडेंट्स ये वाला जो नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि एक नॉन रेसिडेंट ने क्या किया है, एक कैपिटल एसेट, और वो कैपिटल एसेट होना चाहिए फॉलोइंग ऑफ दिस। एग्जामिनेशन में ध्यान रखना ICAI ने इस पे MCQ डाला हुआ है, और जो MCQ वाले जो क्वेश्चन है वो अगर आप देखोगे दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन द रिस्पेक्ट ऑफ द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। ये देख रहे हो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो जल्दी से एक बार मैं बता देता हूँ, ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट बाय अ नॉन रेसिडेंट on a recognized stock exchange located in IFSC shall not be regarded as taxable transfer where the consideration is paid or payable in foreign currency। ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। और वो कौन सा पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट जिसके ट्रांसफर पे नॉन रेसिडेंट को 47 का बेनिफिट मिलता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना लायक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये MCQ ICAI ने पूछा हुआ है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। बाकी भी ध्यान पढ़ लो, वो ADR GDR वाले डेरिवेटिव्स और अदर सिक्योरिटीज विच आर बीइंग देयर। 10(4)D स्टूडेंट्स ये वाला सेक्शन जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इस पे भी MCQ पे रखा गया था, तो ये भी चांसेस ज्यादा है। व्हाट एग्जैक्टली इज 10(4)D, ये ध्यान से एक बार देखना स्टूडेंट्स आप। ये एग्जामिशन स्टूडेंट्स 10(4)D का जो मिल रहा है वो स्पेसिफाइड फंड को मिल रहा है। अब ये स्पेसिफाइड फंड को स्पेसिफाइड इनकम को लेके एग्जामिशन दिया गया 10(4)D में। ये इनकम आपको याद रखने की एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स 4 इनकम पे ही आपको MCQ पूछा गया था, तो बस वो चीज याद रखना है। एक चीज जल्दी से मैं आपको बस बता देता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। देखो स्पेसिफाइड फंड ये IFSC में लोकेटेड है, स्पेसिफाइड फंड, ठीक है। और ये फंड AIF क्वेश्चन में देखो AIF कैटेगरी 3 ऐसा आपको बताया जाएगा कि वो भाई AIF कैटेगरी 3 वाला फंड है जिसके यूनिट सारे के सारे क्या है, प्राइमरी हैव बीन हेल्ड बाय द नॉन रेसिडेंट। उनके जो यूनिट्स है वो किसने होल्ड करके रखा हुआ है? NR ने स्टूडेंट्स होल्ड करके रखा है। तो अकॉर्डिंगली ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिया जा सकता है कि भाई इसके जो यूनिट्स है वो NR ने होल्ड करके रखे हुए हैं, ये चीज ध्यान रखना। या फिर आपको सिर्फ स्पेसिफाइड फंड ही देंगे और ये बोल दिया जाएगा कि 10(4)D में एग्जाम्पशन के लिए वो कौन से इनकम एलिजिबल होंगे, और फिर उन्होंने कॉम्बिनेशन बना के आपको दे देना है। तो कौन से इनकम एलिजिबल होंगे स्टूडेंट्स? ये 47(7)AB वाला जो अभी भी अपन ने देखा था ऊपर, जो था नॉन रेसिडेंट जिसने ट्रांसफर किया सिक्योरिटी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय विच इज बीन एक्वायर्ड थ्रू कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो वो वाला जो पर्टिकुलर केस था जिसमें आपको ADR GDR वाला पॉइंट था, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड एंड अदरवाइज नोटिफाइड सिक्योरिटीज, तो वो वाले सेम पर्टिकुलर 47(7)B में 47(7)AB में जो अगर स्पेसिफाइड फंड ने वो सारे नोटिफाइड या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को ट्रांसफर किए होंगे तो उसका भी उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब 10(4)D में एग्जाम्पशन है। दूसरा स्टूडेंट्स ये प्लीज नोट करके चला, इसी पे ICAI ने गेम खेला हुआ है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज माइनस द शेयर्स। ध्यान रखना शेयर्स को अगर ट्रांसफर अगर किया जाएगा तो स्पेसिफाइड फंड को उसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा,
लेकिन शेयर्स को छोड़ के लाइक डिबेंचर्स पकड़ लो या बॉन्ड्स पकड़ लो या एनी अदर सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स, अगर उसको ट्रांसफर अगर उसने किया है और उस पर उसको कैपिटल गेन्स अगर आ रहा है तो वो कैपिटल गेन्स ही एग्जाम्प्ट है। ये ध्यान रखना, इसी पर आईसीआई ने गेम खेला था वो एमसीक्यू में। और थर्ड वन, सिक्योरिटी विच आर इशूड बाय द नॉन रेसिडेंट अपने फॉरेन कंट्री में ये सिक्योरिटी को इशू किया है और ये स्पेसिफाइड फंड ने क्या किया, उसको सब्सक्राइब कर लिया और उससे उसको इनकम आ रहा है। और लास्ट पे स्टूडेंट्स जो है ये इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट विच इज चार्जेबल अंडर दैट पीजीवीपी। ये भी अल्टीमेट ध्यान रखना, बस ध्यान रख लो स्टूडेंट्स कि एग्जामिनेशन डे पे अब मैं इसका लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा हूँ, आपको बस इतना बता रहा हूँ, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट विच इज चार्जेबल अंडर दैट पीजीवीपी, ये भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इन द पर्टिकुलर एमसीक्यू। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, इसी 4 इनकम पे ही स्पेसिफाइड फंड को क्या एग्जामिशन दिया जा रहा है, दैट इज इट। आपको उलझाने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा एमसीक्यू में, और वो ऑप्शन आपको पता है कि वो शेयर्स के ट्रांसफर को लेके जो कैपिटल गेन्स होगा क्या उसका भी एग्जामिशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10(4)(d)? टू दैट द आंसर इज नो। बस इतना ही आपको याद रखना स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल द टैक्स इंसेंटिव जो कि अवेलेबल है किसके लिए, टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स एग्जामिशन अवेलेबल है। अब आ जाइए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर बी को लेके यहाँ पे जल्दी से, कि जो यूनिट वहां पे सिचुएटेड है इन दी आईएफएससी उनके लिए टैक्स इंसेंटिव्स क्या है स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ा टैक्स इंसेंटिव आपको पता ही है कि जो मैट जो 15% का रेट है उस पर 9% का रेट ही लगेगा फॉर द यूनिट विच आर सिचुएटेड इन दी आईएफएससी। सिमिलरली एएमटी जिसका रेट 18.5% है, 15 नहीं 18.5% है, उसका रेट 9% ही लगेगा। सो इवन दैट इज अनदर पर्टिकुलर पॉइंट विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड वेरी केयरफुली। ठीक है, अब ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, तो एएमटी हो या मैट हो 9%, प्लीज नोट करके चलना ये चीज को। ये एटीएलए स्टूडेंट और 115 ये 2 पॉइंट बस थोड़ा केयरफुल रहना, आईएफएससी के लिए ये 2 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक फॉरेन कंपनी, फॉरेन बैंक का एक ब्रांच अगर कहाँ पे सिचुएटेड है, आईएफएससी में सिचुएटेड है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट जो उसकी इनकम जो प्रॉफिट जो डिराइव होगी फ्रॉम दैट ब्रांच विच इज सिचुएटेड इन द आईएफएससी, तो वो प्रॉफिट जो होगा उस पे आपको प्रॉफिट लिंक डिडक्शन स्टूडेंट्स मिल जाएगा। प्रॉफिट लिंक डिडक्शन 100% ऑफ द प्रॉफिट प्राइमरी जो डिराइव किया जाएगा बाय द यूनिट विच इज सिचुएटेड इन द आईएफएससी, और उसकी बिजनेस क्या है, बैंकिंग बिजनेस, उसको एनी 10 आउट ऑफ 15 कॉन्जिक्यूटिव एवाइज, एनी 10 आउट ऑफ 15 कॉन्जिक्यूटिव एवाइज का उसको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा स्टूडेंट्स, एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। ये डिडक्शन स्टूडेंट्स कैसे मिलेगा प्राइमरी ये आपको पता है, लेकिन मैं आपको तो भी एक कैलकुलेशन के जरिए बता दूंगा। इस एटीएलए पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि अगर 115BAA अगर हो, याद है आप लोग को 115BAA वाला प्रोविजन है, तो उस प्रोविजन पे अगर कोई अगर कंपनी अगर 115BAA को ऑप्ट करती है तो आपको कुछ एग्जेम्पशंस या कोई डिडक्शन चैप्टर 6 से छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस में एटीएम है और दूसरा एटीएलए है। एटीएलए तो बैंकिंग कंपनी अगर 115BAA को ऑप्ट करना चाहती है, अगर करना चाहती है तो फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टूडेंट्स, तो फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बताइए क्या उसको एटीएलए का डिडक्शन तब भी मिल जाएगा, टू दैट द आंसर इज यस, उसे एटीएलए का डिडक्शन स्टूडेंट्स तब भी मिल जाएगा इवन इफ इट इज ऑप्टिंग फॉर 115BAA। स्टूडेंट्स 115A को लेके ध्यान रखना स्टूडेंट, एक चीज तो आपको पता ही है, क्या वह है कि अगर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अगर लगता है मुझको 115A में, बात पता है आपको कि इंटरेस्ट इनकम अगर है मेरा, तो वो इंटरेस्ट इनकम किसका है, नॉन रेसिडेंट का है या किसी फॉरेन कंपनी का है, तो उस इंटरेस्ट इनकम पे देयर इज अ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ऑफ 20%, उसी इंटरेस्ट इनकम पे देयर इज अ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ऑफ 20%, 5% भी है 4% भी है वो स्पेसिफिक केस में, अदरवाइज 20%, 5 और 4% ऐसे केस में भी। क्या कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको मिल सकती है, इंटरेस्ट इनकम जो आपने इनकम अपने कमाई है जिस पे आपको 115A का स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है, क्या उस पे आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन मिल सकता है, एंड आंसर इज नो। लेकिन उसका एक्सेप्शन है एटीएलए, अगर एटीएलए का डिडक्शन है तो 115A का वो इंटरेस्ट इनकम पे आप एटीएलए का डिडक्शन दे सकते हो, एंड ऑन द नेट ऑफ द इनकम स्टूडेंट्स, एंड ऑन द नेट ऑफ द इनकम आपको स्टूडेंट्स क्या होगा, वो स्पेशल रेट लग जाएगा। एक बार जल्दी से आपको ये अमेंडमेंट स्टूडेंट देख पा दो, ये थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान रखना। सेक्शन 115A(4) has been amended to provide that such condition of non-availability of deduction under ATLA shall not be applicable
to deduction allowed to a unit of IFSC. That is, a unit of IFSC can claim deduction under ATLA against the interest and the dividend income earned. और वो डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो बैलेंस बच जाता है, इंटरेस्ट इनकम अगर कोई बच जाता है तो, या डिविडेंड इनकम अगर कोई बच जाता है तो उस पर आप लगा दो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 20% का। लेकिन बचता है तो आपको तो पता है कि 100% डिडक्शन देने के बाद बचना मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रखें कि 115BAA मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बता दिया कि ये सेक्शन ATM हो या फिर ATLA हो, क्या अगर मैं ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में जाता हूँ तब भी क्या मुझको ये बेनिफिट मिल जाता है? एंड द आंसर इज यस, एंड द आंसर इज यस स्टूडेंट्स। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट, जल्दी से मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको क्विकली ये क्वेश्चन स्टूडेंट बता देता हूँ, एक HSB का एक क्वेश्चन स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पे बताया था इस केस में, क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिएगा, इस केस में स्टूडेंट क्या हुआ है कि इसकी जो प्रॉफिट है, इसकी ब्रांच है वो फॉरेन बैंक की, कहाँ पे? IFSC में, और अदर ब्रांचेस भी है। आपको पता है 36(1)(7)(a) का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की डिडक्शन मिलती है उनको। सो दे ऑल गेट द डिडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और कितनी डिडक्शन मिलती है? 5%। फॉरेन बैंक है ना, तो 5%। पहला कैटेगरी 8.5% है, बाकी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या बैंक, फॉरेन बैंक हो या फिर NBFC हो, सबको 5% ही होगा डिडक्शन। और 5% आपको किस पे लगा देना है? ऑन द GTI बिफोर 36(1)(7)(a). तो ये केस होगा। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में आउट ऑफ द अबव प्रॉफिट 30 lakhs and 80 lakhs रिप्रेजेंट इंटरेस्ट इनकम ऑन मनी बोरोड बाय इंडियन कंसर्न इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम IFSC ब्रांच एंड अदर ब्रांच। तो इसमें से इनको 50 लाख में से 30 लाख वो इंटरेस्ट इनकम है, और इसके 300 लाख में से 80 लाख की क्या है? वो HSBC की इनकम है फ्रॉम द अदर ब्रांचेस, विच रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम, और आपको पता है इंटरेस्ट इनकम पे 115A है, ठीक है? तो अगर 115A है तो क्या मुझे ATLA का डिडक्शन इस 30 लाख से मिल सकता है? मुझे 80 लाख का बिल्कुल मिल सकता है, पूरा मिल जाएगा, जो भी रहेगा प्रॉफिट डिराइव जो होगा मुझे मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा, प्रोविजन फॉर NPA एज पर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो ये प्रोविजन फॉर NPA है उसको क्या करेंगे? एड बैक, क्योंकि हमें प्रोविजन फॉर NPA एज पर बुक्स नहीं मिलता, एज पर 36(1)(7) मिलता है। ये दोनों को हमको एड बैक करना है। पर्टिकुलर्स दिया गया ब्रॉट फॉर लॉस फॉर असेसमेंट इन 2021। तो ये एज पर बुक्स से स्टूडेंट ध्यान रखना, दिस इज एज पर द बुक्स एंड दिस इज एज पर द इनकम टैक्स लॉ। तो एज पर द बुक्स जो होगा वो आपको एड बैक करना होगा दोनों। ये एज पर द बुक्स का कोई मतलब नहीं है, हमें तो एज पर द इनकम टैक्स लॉ को ही देखना है, ठीक है? तो ये सिचुएशन को देखते हैं जल्दी से। कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, नेट प्रॉफिट दिया गया 350 लाख। 350 कहाँ से आ गया? दोनों को ऐड कर दिया आपने, 300 और 50 को। उसके बाद जो प्रोविजन एज पर द बुक्स है ये 10 लाख और 30 लाख, ये दोनों को ऐड किया 40 लाख। फिर लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अंडर सेक्शन 36(1)(7) है, और वो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स स्टूडेंट्स कितना है? 390 लाख। ये कहाँ से आया? GTI, मैंने कहा ना आपको, GTI बिफोर 36(1)(7). तो GTI कैसे लाओगे? तो ये 390 लाख ये दोनों हो गया, अभी तक GTI आ गया आपको, माइनस दी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। वो कितना होगा? 30 लाख और 10 लाख। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 30 लाख, और UAD को माइनस करोगे तो मिल गया आपको 340। 340 का आपको, सॉरी 350 का आपको 5% लेना है। 350 का 5% लोगे तो 17.5%, 17.5 ये लाख आ जाएगा। 36(1)(7) का डिडक्शन है। एक बार डिडक्शन मिल गया, फिर आपको एक्चुअल क्या करोगे? डिडक्शन ब्रॉट फॉर बिजनेस लॉस और UAD का देना है। सो दिस इज एक्चुअल डिडक्शन, एंड देन 332.5 इज योर GTI। चैप्टर 6 से अगर आप देखोगे तो ATLA का डिडक्शन। अब ATLA का लेकिन जो डिडक्शन मिलेगा वो किस पे मिलेगा? ओनली ऑफ द प्रॉफिट डिराइव्ड by the branch which is situated in IFSC. So how to calculate the profit which is derived by the branch situated in the IFSC? तो ये आपको कैलकुलेशन बताया गया, तो उसको रिवर्क करो। प्रॉफिट डिराइव्ड बाय द ब्रांच विच इज सिचुएटेड इन IFSC, तो कैसे डिटरमाइन होगा? तो कंप्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ब्रांच का बुक्स के हिसाब से कितना दिख रहा है? 50 लाख, ऊपर का इंफॉर्मेशन से मैंने लिया है। फिर आपने ऐड किया है जो प्रोविजन फॉर NPA है जो है वो आपने ऐड बैक कर देना है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट डिराइव्ड बाय द ब्रांच विच इज सिचुएटेड इन IFSC वो निकालना है। तो इस वजह से वो जो डेबिट जो हुआ है ऑफ द प्रोविजन फॉर द NPA एज पर द बुक्स, वो डेबिट को मैंने ऐड बैक कर दिया। कितना मिल गया मुझे? 60 मिल गया, 60 लाख मिल गया। ये मेरी GTI होगी। आप बोलोगे सर ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस एंड UAD को सेट ऑफ करवा दो। नहीं करूंगा स्टूडेंट्स में, इस पे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया ना, द लॉस पर्टेन्स ओनली टू नॉन IFSC यूनिट। तो ये जो 30 लाख और 10 लाख का जो ये क्वेश्चन में दिया गया है, वो क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये लॉस
नॉन आईएफएससी यूनिट को ही पर्टेन कर रहा है। बस इतना ही आपको इसके लिए यहाँ पे, क्योंकि वो नॉन आईएफएससी को पर्टेन कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सेट ऑफ नहीं किया है। चलो, तो इसको 5% है स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर एनपीए 5%। 5% किसका? 60 + 10, 60 लैक्स, 60 लैक्स आ जाएगा तो मिल गया 5% 60 लैक्स का 3 लैक्स मिल गया मुझे प्रॉफिट डेराइव्ड फ्रॉम द बिजनेस विच इज एलिजिबल। तो 80 LA के हिसाब से जो डिडक्शन मेरा बनता है 57 लैक्स का बनता है, 100% ऑफ 57 लैक्स मिल गया मुझे अपना डिडक्शन। टोटल इनकम मेरा जो है 275.5 लैक्स। जो टोटल इनकम स्टूडेंट्स मेरा मिल रहा है वो 275.5 लैक्स ये आ गया। टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से देखो किस तरीके से आ रहा है, 115A 20%। मैंने ये 80 लैक्स पे लगाया। अब लोग सर 80 लैक्स मैंने बताया ना, ये दो था, 30 लैक्स था और बाद में ये वाला था अमाउंट, 30 लैक्स था और ये वाला अमाउंट था। जहाँ तक 30 लैक्स था वो तो वैसे ही आपके प्रॉफिट डिराइव का हिस्सा हो गया था। ये जो 30 लैक्स था वो तो वैसे ही आपके प्रॉफिट डिराइव का हिस्सा हो गया था। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, जो भी आपके प्रॉफिट डिराइव का जो हिस्सा है, क्या उस पर आपको प्रॉफिट लिंक डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो इस वजह से वो 57 लैक्स के अंदर बैठा हुआ है। 30 लैक्स वो आपके 57 लैक्स के अंदर बैठा हुआ है, जिसपे आपने पूरा डिडक्शन दे दिया। बचा क्या? बचा वो बैलेंस 80 लैक्स, बैलेंस 80 लैक्स। तो जो बैलेंस 80 लैक्स है स्टूडेंट्स, जो बैलेंस 80 लैक्स है स्टूडेंट्स, उस कॉन्टेक्स्ट में, तो बैलेंस जो 80 लाख से स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा? इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यू कैन इजीली हैव अ लुक कि जो बैलेंस 80 लाख से स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यू कैन इजीली सी दैट उस पे आप 20% का 115A का रेट लगवा दोगे। उस पे आप क्या है 20% का 115A का रेट लगवा दोगे एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी कंसीडर्ड। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से आपने अल्टीमेटली स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट और बैलेंस जो बचा 275.5 माइनस 80 लैक्स उस पर 40% लगवा दिया, एड सरचार्ज HEC, ये आपका आंसर आ गया। अब बुक प्रॉफिट एंड मैट की कैलकुलेशन तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर द बुक्स 350 लैक्स। ठीक है, अब इस पे नोटिस करना, बुक्स की नेट प्रॉफिट में से आप क्या करोगे, सिर्फ दोनों में से कोई भी, बुक्स का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या बुक्स का यूएडी, दोनों में से किसी एक को ही रिड्यूस करना है। क्योंकि आपको पता है कि बुक प्रॉफिट लाने के लिए आपको सिर्फ दोनों में से किसी एक को ही रिड्यूस करना पड़ेगा और वही आप कर रहे हो। 5 लाख को आपने रिड्यूस किया यहाँ पे एज पर द बुक्स, दोनों में से जो लोअर था वो आपने रिड्यूस करके 345। ठीक है, और अब आपने मैट लगाना है 9% का। लेकिन किस पे लगाओगे? क्या सारे बुक प्रॉफिट पे लगाओगे? नहीं, ओनली द बुक प्रॉफिट विच इज फॉर द बिजनेस पर्टेनिंग टू द आईएफएससी यूनिट। तो वो कैसे पता चलेगा? 50 लाख सीधा ले लिया मैंने। आपने बोला कि सर 50 लाख में से वो ये जो 5 लाख है वो रिड्यूस इसमें से क्यों नहीं करोगे आप? नहीं करूंगा स्टूडेंट्स। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये जो 5 लाख का ऊपर क्वेश्चन में दे दिया है ना कि द लॉस पर्टेन्स ओनली टू द नॉन आईएफएस यूनिट, तो बुक की लॉस हो या इनकम टैक्स की लॉस हो तो क्वेश्चन में दिया गया। तो इस वजह से 50 लाख सीधा जो बुक प्रॉफिट है 50 लाख, उस पर मैंने लगा दिया 9%, और जो बैलेंस है 345 में से 50 लाख निकाला 295 पे 15%। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो लीजिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। और अब आते हैं टर्नेज टैक्स स्कीम में। टर्नेज टैक्स स्कीम में स्टूडेंट्स एक केस स्टडी है, बस उसी केस स्टडी को लेके स्टूडेंट्स पूरा का पूरा खेल यहाँ पर है। देयर इज वन पर्टिकुलर केस स्टडी स्टूडेंट्स व्हिच यू हैव टू बी एक्सट्रीमली बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट केस स्टडी। तो वो केस स्टडी अल्टीमेटली जल्दी से हम लोग करवा लेते हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको करवा देता हूँ केस स्टडी। उस केस स्टडी के पहले जल्दी से स्टूडेंट्स ब्रीफली मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो टर्नेज टैक्स की जो स्कीम है वो एप्लीकेबल है ओनली टू अ डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना टर्नेज टैक्स स्कीम क्या है, ये अपने आप में एक प्रिजम्पटिव इनकम लाने की स्कीम है। प्रिजम्पटिव इनकम लाने की स्कीम है, ना कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की स्कीम है। नहीं, दिस इज ओनली फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस। फॉरेन कंपनी वालों का भी अगर कोई शिपिंग बिजनेस अगर इनकम अगर होगा तो फॉरेन कंपनी वालों के लिए स्टूडेंट्स अलग से प्रिजम्पटिव स्कीम दे रखा है, वो आपका 44B में है। तो वो उनका भी प्रिजम्पटिव स्कीम दिया गया, लेकिन वो 44B के हिसाब से अपनी प्रिजम्पटिव इनकम लेकर आता है। डोमेस्टिक कंपनी के पास ऑप्शन है एज पर दिस टर्नेज टैक्स स्कीम जो यहां पे दिया गया है, उसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम ला सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये इनकम में आपको ये स्लैब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको ये स्लैब पे मजबूर कर देंगे। बस क्या ध्यान रखना मालूम है एक क्वेश्चन पे, क्योंकि वो एक, अगर आपको कुछ याद नहीं रखना, कम से कम वो केस स्टडी के लिए याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, या तो अप टू 1070 रुपीज फॉर ईच 700 टन। उसके अलावा स्टूडेंट जो होगा ग्रेटर देन 1000 और अप टू 10,000 में से 700 ऊपर का आ गया, और एड 53 फॉर ईच 100 टन। तो ऊपर का 700 एड 53,
ग्रेटर देन 10,000 अप टू 25,000 टन तक का अगर होगा तो 5470, तो ये 5470 पहले दो स्लैब का है, प्लस इस स्लैब का 42 फॉर एवरी ईच 100 टन। और ग्रेटर देन 25,000 टन अगर होगा तो ऊपर से जो पहले तीन स्लैब के 11,770 आ रहा है आपका डेली टनेज इनकम, प्लस इस पर्टिकुलर स्लैब से 29 रुपीज फॉर ईच 100 टन, ये बनेगा आपका द डेली टनेज इनकम। इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको याद बाय सर ये अब कैसे याद रखें, जिन्होंने पहली बार ये रेट आपने देखा हुआ है उनके लिए बस कम से कम इतना ये वाला याद रख लो, क्योंकि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स यही मिलने वाला है कि जो क्वेश्चन जो आईसीआई ने रखा हुआ है वो 25,000 और उसके अबाव वाला केस था। तो आप कम से कम इतना तो याद रखो, 11,770 प्लस 29। और अगर मेरी मान अगर आपको रखना है तो स्टूडेंट्स ये भी एक याद रख लो, वो मान के लिए और कुछ नहीं है, बस बाकी आपकी मर्जी स्टूडेंट्स। 10,000 और 25,000 के बीच में 5470 प्लस 42 फॉर ईच 100 टन। तो बोले कि सर हमारा भी मान रख के फिर हम ऊपर वाला कर लेते हैं। भाई आप तो ज्ञानी हो स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से पकड़ लिया इस चीज़ को। चलिए 25,000 के ऊपर स्टूडेंट 11,770 प्लस 29 प्लस फॉर ईच 100 टन एक्सीडिंग 25,000 टन। स्टूडेंट्स इसमें आपको एक कैलकुलेशन आएगा कि अगर बाई चांस सर वो टनेज अगर होगा जैसे कि कुछ ऐसा टनेज होगा 26,792, तो नियरेस्ट आपको क्या लेना पड़ेगा, वो 100 पे आना पड़ेगा। तो 792 है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा ये 800, तो आपको नियरेस्ट 100 पे लेकर आना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो उस तरीके से आपको काम होगा। ये क्वेश्चन भी आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ थियरी है, जो कि ये थियरी आधार है आपके जो भी केस स्टडी आईसीआई का। मैं सीधा केस स्टडी का रेलेवेंट हिस्सा आपको दिखा दूंगा ताकि आपका टाइम भी बच जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार ध्यान रखना, ग्रेटर देन 25,000 होगा तो क्या याद रखोगे, जोर से चिल्लाओ, ऐसे नंबर्स याद नहीं रहते हो, जबकि एक दिन पहले एग्जामिनेशन के तो याद ही नहीं रहेगा। जोर से चिल्लाना पड़ेगा, 11,770 प्लस 29 फॉर ईच 100 टन एक्सीडिंग 25,000 टन। जोर से चिल्लाइए, 11,770 प्लस 29 फॉर ईच 100 टन एक्सीडिंग 25,000 टन। और ऊपर वाला क्या था, 10 और 25 में 5,470 प्लस चिल्ला के 42 फॉर ईच 100 टन। तो 42 और 29 नीचे, ये डेली टर्न्स इनकम का होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके अलावा जो ध्यान में रखने वाली बात होगी स्टूडेंट्स वो क्या है, ये अदर सेलेंट फीचर मैंने अल्टीमेटली आपको ध्यान में रखना है। ये अदर सेलेंट फीचर क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, ये अदर सेलेंट फीचर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी, और वो ये है कि द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स बीइंग शिप्ड एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर हैज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द बुक रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द क्वालिफाइंग शिप and the book written down value of the non qualifying ship other assets। तो ये अल्टीमेटली आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन से डायरेक्टली बताता हूँ कि डब्ल्यूडीवी कैसे कैलकुलेट की जाती है सीधा, क्योंकि प्रैक्टिकल रहेगा ना ये चीज़ में, मैं सीधा आपको स्टूडेंट ये प्रैक्टिकल पे लेकर आता हूँ। यहाँ पर आ जाइएगा, ये इंटीग्रेटेड केस स्टडी, इसका देखो इसी तरीके से रिवाइज करना। 33,840 टन, 24,952 टन, तो 840 टन होगा तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, नियरेस्ट 100 इसका क्या है, ये हो गया 24,000, ये हो गया आपको 25,000। ठीक है, तो दो आपको मिल गई, 25,000 तो आपको डायरेक्टली मिल गया है कि क्या आपको लेना है। अच्छा, इन द फाइनेंशियल 21-22 द फर्स्ट वेसल ऑपरेटेड फॉर 212 डेज एंड सेकंड टू 347, ये आपको इनटू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करना होगा। आपके पास दो क्वालिफाइंग है, एक नॉन क्वालिफाइंग है, और डब्ल्यूडीवी फर्स्ट डे पे दिया गया, प्लीज नोट करके चलना। बुक्स की डब्ल्यूडीवी आपको दी गई है और आपको इसकी स्प्लिटिंग दी गई है स्टूडेंट्स, इसकी स्प्लिटिंग दी गई है, जबकि आपको यहाँ पर डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक फॉर टैक्स पर्पस बीइंग अ शिप एज ऑन फर्स्ट, इसकी स्प्लिटिंग नहीं है। तो कैसे करना जानते हो उसको स्टूडेंट्स, आपको इसका टोटल ले लेना, जो टोटल में मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, टोटल इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल दिया गया हुआ है, ये सीधा मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो यहाँ पे वो जो बुक्स का टोटल निकालोगे ना तो ये आएगा 1080, बुक्स का टोटल 1080 आएगा स्टूडेंट्स, वो जो बुक्स का निकालोगे तो उसमें से ऐसा होगा कि 580 फॉर टोटल ऑफ 1080, तो फिर भाई 1200 के लिए कितना, क्योंकि डब्ल्यूडीवी ब्लॉक का टैक्स पर्पस के लिए 112 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको प्रो रेटा आ जाएगा। सेम वे इसका भी करना है और इसका भी करना है, तो तीनों का मिल गया आपको। लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट वुड बी द डब्ल्यूडीवी
एज ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑफ द क्वालिफाइंग शिप। तो क्वालिफाइंग शिप की WDV लेनी है तो ये सिर्फ दोनों का ही कंसिडर करना होगा, और दोनों का कंसिडर करके कितना हो गया स्टूडेंट्स, हो गया 944.44। तो ये इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। दूसरी पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन में, ये देखो डेली टर्नेज इनकम कितनी होगी। तो आपको पता है ये सब मैंने बता दिया क्या है, 11 से लेके नॉट मोर देन 25,000 तक। तो ये 25,000 तक का आपको पता चल गया आंकड़ा। तो वो कहाँ तक होगा, 11,770। ये तो ऊपर तक का आ गया ना, पहले 3 स्लैब का आपको मिल गया, तो सीधा 25,000 का 11,770। ठीक है, तो वो आपको मिल गया पहले 3 स्लैब का 11,770, तो 25,000 का आपको मिल गया इंटू नंबर ऑफ डे, सेकंड शिफ्ट 347 बोला गया था, तो ये आ गया अमाउंट। और जो 33,840 है उसका क्या, तो उसका अल्टीमेटली 33,800 आ गया, तो उसका आपको 11,770 प्लस अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है देख रहे हो आप लोग, 8,800 को डिवाइड करो 100 से, और फिर 29 पर टन, क्योंकि 100 तो पर टन के हिसाब से, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 88 इंटू 29 आपको आ गया स्टूडेंट्स, कितना आ गया ये इन दिस कॉन्टेक्स्ट, 2,552। तो ये आप ऐड कर दोगे टू 11,770, और फिर इसके हिसाब से 14,322 ये आपका पर डे का इनकम बनेगा। 14,322 ये आपका पर डे का इनकम बनेगा। नंबर ऑफ डेज 212 मल्टीप्लाई कर देना, एंड अकॉर्डिंगली इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर ये आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों को अल्टीमेटली ऐड बैक करके स्टूडेंट दिस इज हाउ द आंसर वुड बी डिटरमाइन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन। करके देखो, अल्टीमेटली करना है तो फिर नहीं भी करना है तो, लेकिन पता तो चल गया स्टूडेंट, आपको आंसर आ जाएगा। ये MCQ पर्पस के लिए है। तीसरा जो इसका क्वेश्चन स्टूडेंट्स सीधा उसको ओरली बता देता है, मिनिमम रिजर्व, इसको रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। एक सेक्शन हुआ करता था 33 AC में, उससे लिया गया रिजर्व 20% ऑफ द बुक प्रॉफिट। प्लीज नोट करके चलना, 20% ऑफ द बुक प्रॉफिट उनको क्या है, उनको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। अब बोलोगे बुक प्रॉफिट का मतलब वही 115 GB वाला, क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट दिया गया है 115 GB वाला, बिल्कुल दिया गया। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो बुक प्रॉफिट आपको दे दिया गया स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन द इंफॉर्मेशन नंबर 3, बुक प्रॉफिट 115 GB का 100 लाख है। और इस वजह से 100 लाख होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या है, 20% 20 लाख का मिनिमम रिजर्व आपको उस साल क्रिएट करना ही पड़ेगा। उस साल आपको मिनिमम रिजर्व क्रिएट करना ही पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला एक क्रिटिकल है। व्हाट would any amount be taxable under other provision of the Income Tax Act 1961 as per 115(b)(5) if the shipping company has ट्रांसफर 15 लाख की ट्रांसफर किया, 20 का टारगेट था जबकि किया आपने कितना 15 लाख। तो अगर ऐसा होगा आपका स्टूडेंट्स तो प्रो रेट अप्रोच लेनी पड़ेगी, कितना इनकम आपका टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल इनकम में स्टूडेंट ध्यान रखना आपका टैक्सेबल इनकम, तो आपने अगर पूरा 20 का अगर आप रिजर्व क्रिएट कर लेते, 20 लाख का अगर आप रिजर्व क्रिएट कर लेते तो आपको बेनिफिट मिल जाता एग्जम्पशन का, लेकिन आपने रिजर्व क्रिएट नहीं करवाई, कम रिजर्व में पैसा जमा किया, तो प्रोपोर्शनेट आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। तो वो कितनी इनकम टैक्सेबल होगी स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट फ्रॉम द कोर एंड प्रॉफिट फ्रॉम द इंसिडेंटल एक्टिविटी। तो ये जो रिलेवेंट शिपिंग इनकम है वो आपको लेना है। तो इसी वजह से ICAI ने ये 2 डेटा दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, इसी वजह से इन्होंने ये 2 डेटा दिया गया। ये 2 डेटा देने का मतलब ही क्या है स्टूडेंट्स, कि इनको अल्टीमेटली इसमें अटकाना है कि उसने पूरा रिजर्व 20 लाख का नहीं उसने किया रहेगा, कुछ डेफिसिट होगा, 20 लाख करना था लेकिन पूरा उसने रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया। इस वजह से अब कितना पोर्शन इनकी टैक्सेबल होगी, क्योंकि उन्होंने 20 लाख का कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। तो टैक्सेबिलिटी के लिए आप स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, जब आप टैक्सेबिलिटी कैलकुलेशन डिटरमाइन करोगे तो उसमें आप ये इस वाला इनकम को मत ले लेना। ये वाला जो इनकम है यहाँ पे 71,20,000, ये वाले इनकम को आप कंसिडर नहीं करेंगे। ये प्लीज नोट करके चलना आप लोग, नहीं तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। टैक्सेबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स आपने प्रो डेटा बेसिस पे ऊपर वाली इनकम को ही कंसिडर करना है। क्यों कंसिडर करना है, ये सब क्यों और कभी अब टाइम नहीं रह गया। प्रॉफिट फ्रॉम द कोर एक्टिविटी प्लस प्रॉफिट फ्रॉम द इंसिडेंटल एक्टिविटी, तो 84 लैक्स, वो 84 लैक्स पे अल्टीमेटली अब प्रो रेट आपको करना है। तो वो जो 2 इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे वो इसी के लिए कि मैंने अगर 20 लाख का रिजर्व जो मुझे करना चाहिए था उससे शॉर्टफॉल अगर हुआ है तो फिर मेरा 84 लैक्स पे, अब देखो क्या है, 84 लैक्स इनटू शॉर्टफॉल कितना था डिवाइड बाय कितना करना चाहिए था, तो ये प्रोपोर्शन लगवा दूंगा किस पे, ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कोर एंड द इंसिडेंटल एक्टिविटी। तो ये प्रोपोर्शन अप्लाई करना पड़ेगा ऑन व्हाट स्टूडेंट्स, ऑन द रेलेवेंट शिपिंग इनकम। और रेलेवेंट शिपिंग इनकम 84 है, तो उसमें
शॉर्टफॉल कितना है 5 डिवाइड बाय कितना करना चाहिए था 20, तो अकॉर्डिंगली इस केस में उतना अमाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सो टैक्सेबिलिटी आपकी बनेगी 21 लाख की। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वुड बी कंसिडर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स बस लीजिए, ये कंप्लीट मैंने करवा दिया है आप लोगों के लिए इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपका टनेज टैक्स स्कीम एंड आईएफएससी कंप्लीट हो चुका है। टनेज टैक्स स्कीम एंड आईएफएससी इज कंप्लीटेड नाउ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग दूसरे वीडियो में अब मिलेंगे इसी तरीके से, डिसाइसिव तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट जल्दी से अब मैं आपको आइकॉनिक प्रोग्राम के बारे में बता दूं। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अनअकैडमी का, उसके अंदर फीचर्स हैं आपके पास 1-on-1 डाउट सॉल्विंग, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, प्रिंटेड बुक्स, डिस्कॉर्ड चैनल जिसके अंदर सारे जो बच्चे रहेंगे अकॉर्डिंगली दे विल बी इन अ पोजीशन टू डिस्कस अमंग्स देमसेल्व्स। बाकी सारे जो प्लस फीचर्स के हैं जैसे कि लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस एंड द स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ये जो लाइव लेक्चर्स जो प्लस कंटेंट पे जो मिलता है वो तो यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा ओवर एंड अबाउट दिस ये भी उनको मिलने वाला है। स्टूडेंट्स इसके बाद आपको इस सब्सक्रिप्शन की बेनिफिट बता दूं, अगर आप 12 मंथ्स की लेते हो तो उस हिसाब से आपका 2375 ये मंथली आपका ईएमआई के फैसिलिटी के हिसाब से, अदरवाइज 20,500 ये 12 महीने की सब्सक्रिप्शन होगी। 24 मंथ्स के लिए स्टूडेंट्स 35,500 का ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट है और ईएमआई की फैसिलिटी उस पर मिल जाती है। आपको बस CADS का कोड याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि इस कोड से, ये मैजिकल कोड से और एक्स्ट्रा टॉपअप 10% की डिस्काउंट भी मिल जाती है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये चीज़ है आपको बताना था एंड दैट एक्जैक्टली इज द पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।